नमस्कार, मैं सत्यन कुमार लैब असिस्टेंट। आज हम एक विशेष टॉपिक लेके आए हैं, रुधिर। रुधिर को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे आज। और ये रुधिर एनसीईआरटी का 11th क्लास का एक चैप्टर है, परिसंचरण तंत्र। उसके अंदर एक टॉपिक आता है रुधिर, उसको हम आज विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यह 11th क्लास के अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उस सब में बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। तो आज हम विशेष कर रुधिर को टॉपिक लेकर आए हैं। तो हम सबसे पहले रुधिर की बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रुधिर क्या है। रुधिर, तो आपको कोई बता दे कि रुधिर क्या है, तो सबसे पहले आप क्या कह सकते हैं कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ये बात बता सकते हो। अब आपके बात ये भी आई होगी मन में कि सर ये संयोजी ऊतक क्या है। तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे टिश्यूज वाला या ऊतक वाला, तो उसके अंदर हम अनेक प्रकार के ऊतक पढ़ेंगे और उसमें से एक ऊतक आता है जिसका नाम होता है संयोजी ऊतक। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। संयोजी ऊतक ये कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। कनेक्टिव का मतलब होता है जोड़ना। तो ये मुख्य रूप से क्या करता है? दो अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है। और संयोजी ऊतक का एक प्रकार होता है विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। उसका प्रकार है तरल। उसका प्रकार क्या है? तरल संयोजी ऊतक। ठीक है। अब हम बात करें रुधिर के प्रकार की। किसके? रुधिर के प्रकार। तो रुधिर के प्रकार में दो भाग होते हैं। रुधिर के कितने भाग होते हैं? प्रकार की जगह आप भाग लिख तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि रुधिर के भाग, तो रुधिर के भाग आपको कितने मिलेंगे? दो रुधिर के भाग मिलेंगे। एक तो मिलता है रुधिर, क्या मिलता है? रुधिर प्लाज्मा। रुधिर प्लाज्मा। और एक मिलता है रुधिर रुधिर कणिका। क्या मिलता है? रुधिर कणिका कहते हैं, जिसको हम रुधिर कोशिका भी कह सकते हैं। तो रुधिर प्लाज्मा की सबसे पहले बात करें तो आपके शरीर में जितना भी रुधिर है या मानव शरीर का जितना भी रुधिर है उसका 55% यानी 55% रुधिर का भाग क्या है? प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है। तो 100 में से 55 घटा देते तो कितना परसेंट आ जाएगा? रुधिर कणिका 45%। तो क्या है आपके पास? रुधिर कणिका। ये तो सिंपल है। दूसरी बात, रुधिर होता मतलब रुधिर प्लाज्मा है, वो रुधिर प्लाज्मा पीले रंग का तरल है। क्या है वो? पीले येलो रंग का क्या है? द्रव है, या तरल कह सकते हो। क्या है? तरल है, जिसका 90 से 92% 90 से 92% जल होता है और 6 से 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन को हम कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर पाया जाएगा प्रोटीन, तो हम क्या कहेंगे इसको? प्लाज्मा प्रोटीन। मुख्य रूप से प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास तीन मिलते हैं। कितने मिलते हैं? तीन प्लाज्मा प्रोटीन मिलते हैं। एक तो होता है फाइब्रोनोजन। क्या होता है? फाइब्रोनोजन। आपने कभी कोई पढ़ा हो शब्द? फाइब्रोनोजन मुख्य काम करता है थक्का जमाने में काम करता है। कौन करता है? फाइब्रोनोजन। दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? तो दूसरा हो जाएगा एल्ब्यूमिन। क्या है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है? एल्ब्यूमिन आपके रक्त के अंदर जो प्रासरण नियमन का काम करता है। क्या नाम करता है? प्रासरण सांद्रता होती है उसकी क्या करता है? वो नियमन में काम करता है। एक आता है जिसका नाम होता है
ग्लोब्यूलिन क्या है, ग्लोब्यूलिन। और ये ग्लोब्यूलिन क्या करता है, ये बेटा आपके प्रतिरक्षा जो शरीर में है उसको क्या करता है, बनाने में काम करता है। मुख्य रूप से आपके पास 3 प्लाज्मा प्रोटीन मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि हम एक बात करें, शब्द आता है सीरम। क्या आता है, सीरम। सीरम क्या होता है, तो जब आपके रुधिर प्लाज्मा है, इस रुधिर प्लाज्मा के अंदर थक्का कारक या थक्का कारक जो होते हैं वो नहीं होते हैं, या थक्का विहीन जो प्लाज्मा होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, थक्का कारक विहीन, थक्का कारक विहीन प्लाज्मा क्या है, थक्का कारक विहीन प्लाज्मा होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, रुधिर, रुधिर क्या है, तरल स्योजी ऊतक है। उसके बाद हम रुधिर के 2 भाग कर देते हैं अपने पढ़ने के हिसाब से। तो क्या एक आता है रुधिर प्लाज्मा और एक आ जाता है रुधिर कणिका या रुधिर कोशिका कहते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ा हमने रुधिर प्लाज्मा। तो रुधिर प्लाज्मा को हमने ब्लड के हिसाब से उसमें कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट ले लिया हमने, 55% ले लिया प्लाज्मा, और 45% क्या है उसमें, रक्त कणिका है। इसके बाद रुधिर प्लाज्मा होता है कैसा रंग का होता है, तो आपको मिलेगा पीले रंग का तरल मिलेगा। क्या है, पीले रंग का तरल। तीसरी बात हमने बात करी कि रुधिर प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% जल होता है तथा 6 से 8% क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन मिलते हैं। उसके बाद हमने प्लाज्मा प्रोटीन को 3 बता दिए, कौन कौन से, फाइब्रोनोजन, एल्ब्यूमिन और एक है ग्लोबुलिन। ये तीनों के क्या क्या काम है, ये थक्का में काम करता है, थक्का जमाने में। एल्ब्यूमिन होता है वो प्रासरण नियमन में काम करता है, और ग्लोबुलिन ये प्रतिरक्षा में काम करता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे बात करें, तो हम कहते हैं अब अगली बात रुधिर कणिका के बारे में। तो इसको हम एक बार मिटा देते हैं ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सको। रुधिर कणिका की बात करें तो रुधिर कणिका को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट देते हैं। मोटे तौर पे कितने भागों में, 3 भागों में, जिनका आपने नाम सुना होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। नाम सुना होगा। कितने भाग हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। ये इसके 3 भाग हो जाते हैं। सबसे पहले हम आरबीसी की बात करेंगे। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। हम इसको एक बार डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को मिटा देते हैं। इसको हम पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, आरबीसी। तो सबसे पहले आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल, जिसको हम लाल रक्त कणिका कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हम वैज्ञानिक नाम या इसको साइंस में पढ़ते हैं, इसको इरिथ्रोसाइट, क्या कहते हैं इसको, इरिथ्रोसाइट के नाम से इसको हम जानते हैं साइंस में। किसके नाम जानते हैं, इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। दूसरी बात करें, यह हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में कितनी संख्या में होता है, तो ये होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति है उसमें 50 से 52 लाख घन में होता है। कितना होता है, कितना मिल जाएगा आपके शरीर में, 50 से 52 लाख घन में क्या मिलेगा, आरबीसी मिलेगा, रेड ब्लड सेल, ठीक है। उसमें यदि बात करें, इसका कलर की बात करें, तो ये क्या लाल रंग का होता है। कैसा होता है, लाल रंग का होता है। तो लाल रंग
क्यों होता है? तो इसका मुख्य कारण है कि इसमें उपस्थित होता है बेटा हीमोग्लोबिन प्रोटीन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, क्या कहते हैं इसको? हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। इसका लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ये बात बता दें, हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या काम करता है? तो ये करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। इसको हम कह सकते हैं कि लोह युक्त प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में काम करता है। किस में काम होता है? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात करें हम हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन मात्रा की बात करें, किसकी मात्रा की? तो यदि आप ब्लड 100 ml ले लेते, कितना ml? 100 ml, तो उसमें 10 से 12 क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 से 12। ठीक है, इसके बाद बात करें हम, आगे बात करें जीवन काल कितना होता है आरबीसी का। जीवन काल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जीवन काल। तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन जीवित रहती है, उसके बाद ये मर जाती है। तो अब बात आ गई आपके पास, तो क्या आ गई कि आरबीसी का निर्माण कहाँ से होगा, और दूसरी बात कि आरबीसी मरती कहाँ है। तो हम आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। कब्रिस्तान कौन सा है आरबीसी का? तो कह सकते हैं बेटा अस्थि मज्जा। क्या है? कब्रिस्तान कौन सा है? पलिया है। अस्थि मज्जा नहीं, सॉरी, क्या होता है? पलिया। क्या है? पलिया क्या है? आरबीसी का कब्रिस्तान है, या आरबीसी जहाँ अपघटित होती है वो कहाँ होती है? पलिया के अंदर होती है। यदि हम बात करें कौन सी आरबीसी होती है, तो जो व्यक्ति वयस्क है, क्या है? वयस्क की आरबीसी होती है, वो पलिया के अंदर क्या होती है? अपघटित होती है। इसलिए इसको क्या कहा हमने? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा। लेकिन यदि हम बात करें शिशु अवस्था में, कौन सा अवस्था में? शिशु अवस्था में बच्चा होता है, नोट लगा के आप लिख देना कि जो जो भ्रूण अवस्था में जो बच्चा होता है, उसमें आरबीसी पीलिया से कहाँ होती है? निर्मित होती है। कहाँ से वो निर्मित होती है? निर्माण भी क्या से होता है? आरबीसी के निर्माण की बात करें कहाँ से होता है? पलिया से। कौन सा है? पलिया में इसमें निर्माण होता है। कौन सी अवस्था में? शिशु अवस्था में। लेकिन जैसे ही कोई वयस्क अवस्था में आ जाता है, तो पीलिया कब्रिस्तान का काम करता है। किसका काम करता है? आरबीसी के कब्रिस्तान का काम करता है। ठीक है, अब हम बात करें कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। वयस्क अवस्था में बन गए तो आरबीसी का निर्माण भी होना चाहिए, तो कहाँ को होगा? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। नाम सुना होगा। अस्थि का मज्जा का मतलब होता है कि आपकी अस्थि है, जैसे कि आपके मेरुदंड हो गया, उस मेरुदंड के अंदर जो खोखली जगह है, क्या है? इस वाली खोखली जगह, उसको हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। और वहां पे क्या निर्मित होगा? आरबीसी। ठीक है, तो आपको आरबीसी के बारे में सब जानकारी प्राप्त हो गई होगी। पहले हमने पढ़ा आरबीसी। आरबीसी के फुल फॉर्म क्या है? तो आरबीसी की फुल फॉर्म क्या ली हमने? रेड ब्लड सेल। उसको हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, या उसको पढ़ेंगे इरिथ्रोसाइट। दूसरा हमने पढ़ा इसकी संख्या कितनी होती है। संख्या होती है 50 से 52 लाख घन मिमी, और प्रति घन मिमी कह सकते हो। और जो आरबीसी का रंग होता है वो कैसा होता है? लाल रंग होता है। और रेड रंग किस कारण होता है? तो होता है बेटा लोह युक्त प्रोटीन। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। उसके कारण क्या होता है? आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तथा हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में काम करता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन मात्रा बात करें तो 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 10 से 12 ml।
उसके बाद उसका यदि हम आरबीसी का जीवन काल देखा, कितना आ गया, 120 दिन आ गया। इसी प्रकार से आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा है, प्लिया है। कौन सी अवस्था में, वयस्क अवस्था। एडल्ट अवस्था में जब व्यक्ति होता है तो उस समय आरबीसी कहाँ जाकर अपघटित होती है, तो कहाँ होती है, प्लिया के। फिर आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि में जमा होगा। हमने एक नोट लगा के लिखा है कि शिशु का जो निर्माण होता है, शिशु अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है, प्लिया में। लेकिन वयस्क अवस्था में क्या होती है, वो कब्रिस्तान के रूप में काम करती है। ठीक है, इसके अंदर से एक दो बात छूट के हम दो बात यहाँ लिख देते हैं। एक तो लिख देते हैं कि इसका जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, अधिकांश स्तनधारी होते हैं। अधिकांश स्तनधारी लिख दो यहाँ पे, अधिकांश स्तनधारी, अधिकांश स्तनधारी में स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है, केंद्रक नहीं मिलता है। ठीक है, और एक और बात हम यहाँ पे करना भूल गए हैं। एक तो आ गया इस आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, और दूसरी बात क्या थी कि आरबीसी का जो आकार होता है, क्या होता है, आकार, वो आकार होता है बेटा बाइकॉन्वे। क्या होता है, बाइकॉन्वे। कैसा होता है, बाइकॉन्वे होता है, या उतला अवतला आकार का होता है। कैसा होता है, उत्तल अवतल दो मिल के एक उतला आकार का मिल जाता है, जिसको बाइकॉन्वेव कहते हैं। इस प्रकार इसका क्या होता है, आकार होता है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया गया होगा कि आरबीसी के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, इसकी बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी है, ये छोटा टॉपिक है, हम पढ़ लेते हैं इसको, फिर हम लेस पढ़ के इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। ठीक है, जो भी 11वीं क्लास या 11th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक बार बच्चे आप नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, और जो कंपटीशन की तैयारी करने उसके लिए, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल साबित होगा, क्योंकि इसमें हम जो भी मुख्य पॉइंट है उनको ही पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। किसकी बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल कहते हैं, जिसको हम लिख देते हैं सफेद रक्त कणिका। क्या कहते हैं, सफेद रक्त कोशिका कह सकते हैं, कणिका कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, सफेद रंग, या इसको इंग्लिश में कह लिख लो आप, वाइट ब्लड सेल। इसी प्रकार से इसका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट। क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्या कहोगे बेटा, ल्यूकोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम है। इसी प्रकार से हम यदि बात करें इस डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात करें, क्या करें, सबसे पहले संख्या की, ब्लड या मानव के अंदर स्वस्थ व्यक्ति, उसके अंदर इसकी संख्या क्या होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 6000 से लेके, कितने हजार से लेके, 6000 से लेके 8000 तक, 8000 घन मिमी, 8000, हजार आ गया घन मिमी। ठीक है, इसमें लिख दो छोटा मिमी। तो ये आ गया, संख्या कितनी आ गई, 6000 से लगा के 8000 घन मिमी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। इसकी बात करें तो इस कोशिका में बेटा केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और ये मुख्य रूप से प्रतिरक्षा में काम करती है। मुख्य रूप से क्या करती है, प्रतिरक्षा में काम करती है। किसमें, प्रतिरक्षा निर्माण में, प्रतिरक्षा में काम करती है। ठीक है, करती है, काम करती है। और हम बात करें इसके और आगे, तो चौथी बात क्या हो जाएगी, इसका जीवन काल कितना होगा, इसका क्या होगा, जीवन काल। तो जीवन काल की बात करें, जीवन काल, तो इसका जीवन काल कम ही होता है, लगभग
6 से 10 दिन का होता है। कितना होता है? 6 से 10 दिन का इसका जीवन काल होता है। ठीक है, अब हम बात करें डब्ल्यूबीसी को हम 2 भाग में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भाग में। तो इसको हम एक बार मिटा देते हैं ताकि इसको हम अच्छी तरह से समझ लें। तो हमने डब्ल्यूबीसी को 2 भाग में बांटा। एक तो भाग की बात करें तो एक भाग है ग्रेनुलोसाइट और एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट, जिसको हम कह सकते हैं, एक भाग होता है ग्रेनुलोसाइट, क्या भाग है? ग्रेनुलोसाइट। और एक भाग है ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अब हम बात करें, एक ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है कणिकी। क्या होता है? कणिके। कणिके का मतलब होता है ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर, कोशिका के अंदर छोटी छोटी कणिका पाई जाती है। क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट के अंदर हम 3 कोशिका ली। कितनी ली है डब्ल्यूबीसी के? 3 कोशिका। एक तो लिया है न्यूट्रोफिल। क्या है? न्यूट्रोफिल। कौन सी आ गई? न्यूट्रोफिल आ गई। एक आ गई है बेसोफिल। क्या आ गई है? बेसोफिल। कौन सी आ गई है? बेसोफिल। और एक आ गई आपको इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल। ठीक है, ये तो आगे है। हमने ग्रेनुलोसाइट के अंदर 3 कोशिका ले ली, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। इसी प्रकार से एक ग्रेनुलोसाइट जिसके अंदर कोई कणिका नहीं होती है, वो कौन सी होती है? 2 आती है। कौन सी आती है? 2। एक तो आती है लिम्फोसाइट। क्या आती है? लिम्फोसाइट। और एक आती है मोनोसाइट। कौन सी आती है? मोनोसाइट। ठीक है, अब हम बात करें, चेंज करें तो कम चल रहा है, क्या है? हाँ, ये ठीक है। अब हम बात करें ग्रेनुलोसाइट कणिका की, या ग्रेनुलोसाइट आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, सॉरी, इसकी बात करें डब्ल्यूबीसी की। तो एक आता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और यूसिनोफिल। ये तो होती है एक ग्रेनुलोसाइट। और एक ग्रेनुलोसाइट कौन सी होती है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, अब हम बात करें न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा है? डब्ल्यूबीसी। कौन सा? सबसे अधिक मात्रा, सबसे अधिक मात्रा डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक मात्रा किसकी मिल जाएगी? न्यूट्रोफिल कोशिका की। ठीक है, अब ये काम क्या करता है? तो ये भक्षण में काम करता है। क्या होता है? आपके शरीर में कोई जीवाणु चला गया, और जीवाणु अंदर क्या करेगा? उसको मारेगा कौन? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये दोनों जोड़े में बना देगी। और ब्लड के अंदर है ये, कोई भी आपके जीवाणु संक्रमित कोई भी होता है तो उसको क्या करती है? भक्षण में काम करती है। किसमें? भक्षण में काम करेगी। ठीक है, अब दूसरी बात करें बेसोफिल। तो बेसोफिल मुख्य रूप से शोथ क्रिया में, किसमें? जितने भी शोथ, शोथ का मतलब कोई लग गया, उसका क्या घाव, उसको सही करना है, मिटाना है, जो भी है शोथ क्रिया, उसको क्या करता है? उसको नियमन में काम करता है। इयोसिनोफिल, ये मुख्य रूप से एलर्जी है या कोई और जीवाणु संक्रमण हो गया, उसको बचाने के रूप में कौन काम करता है? इयोसिनोफिल काम करता है। इसी प्रकार से लिम्फोसाइट क्या होता है? तो लिम्फोसाइट की बात करें, लिम्फोसाइट 2 प्रकार होता है, बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। कौन सा आता है? बी लिम्फोसाइट। ठीक है, और एक होता है टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट देख, तो इसमें लिम क्या लिख दिया मैंने यार? लिम्फोसाइट लिख दो, लिम्फोसाइट। ठीक है, ये सेम आ गया यहाँ पे। कौन से 2 प्रकार होते हैं लिम्फोसाइट के? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये मुख्य रूप से जितनी भी आपके शरीर में प्रतिरक्षा निर्मित होती है, क्या निर्मित होती है? प्रतिरक्षा। उस प्रतिरक्षा निर्माण में काम करता है। और मोनोसाइट की बात कर ली,
ये न्यूट्रोफिल के साथ मिलके भक्षण में काम करती है। कोई भी जीवाणु शरीर में आ गया है, उस संक्रमण आ गया है, उसको क्या करेगा, भक्षण के रूप में कौन काम करता है, मोनोसाइट। ठीक है, तो आपको डब्ल्यूबीसी के विशेष जो गुण होते हैं वो समझ में आ गए और उसके प्रकार समझ में आए होंगे। और प्रकार के अंदर भी हमने क्या लिखा है, इसके अंदर 3 कोशिका लिखी है डब्ल्यूबीसी और इसके अंदर हमने 2 लिखी। क्या क्या काम करती है वो भी हमने आज समझा दिया है। तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे। हम अगला वीडियो एक ले गया है टॉपिक जिसका नाम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स पढ़ते हुए हम आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू पढ़ेंगे। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जितना भी पढ़ाया वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसको अपने कॉपी में नोट्स के रूप में भी आप उतार सकते हैं, ताकि आपको वापस रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आए। या ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।